खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। चैंपियंस ट्रॉफी के पहले सेमीफाइनल में कल पाकिस्तान ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। दुख की बात यह रही कि पाकिस्तान की इस जीत का जश्न भारत के कश्मीर के कुछ हिस्सों में भी मनाया गया। जैसे ही पाकिस्तानी बल्लेबाज मोहम्मद हाफिज ने विनिंग शॉट लगाया, वैसे ही कुछ गद्दार सड़क पर निकल आए और आजादी के समर्थन में नारे लगाने लगे। शोपियां इलाके में कुछ दहशतगर्दों ने अपनी राइफलों से गोलियां दागी। जश्न की ऐसी ही कुछ आवाजें अलगाववादी नेता मीरवाइज उमर फारूक के कानों में भी पड़ी, तो खुश होकर उसने भी पाक की जीत पर मुबारकबाद दी और फाइनल के लिए बधाई भी दे डाली। बड़ा सवाल यह है कि आखिर इस देश में रहकर पाकिस्तान का झंडा बुलंद करने वाले इन लोगों का इलाज क्या है? क्या कश्मीर में रहकर पाक की जीत का जश्न मुल्क से गद्दारी नहीं? इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। क्रिकेट की शैदाई पूरी दुनिया है और क्रिकेट का नशा हर एक के सर चढ़कर बोलता है, और अगर जीत उसके मुल्क की हो तो क्या कहने। पटाखे फूटते ही मिठाइयाँ तकसीम होती हैं, जश्न मनाया जाता है, गोया खुशी मनाने का हर जरिया इख्तियार किया जाता है। लेकिन अगर हिंदुस्तान में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया जाए तो क्या इसे मुल्क से गद्दारी नहीं कहा जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर के शोपियां और साउथ कश्मीर में कल पाकिस्तान की हिमायत में नारे लगाए गए। कार्डिफ में कल खेले गए मैच में इंग्लैंड के खिलाफ मोहम्मद हफीज की विनिंग शॉट के साथ ही कश्मीर की सड़कों पर उतरकर मिलिटेंटों ने AK-47 से गोलियां चलाकर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और आजादी के नारे लगाए। ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि कश्मीर की सरजमीन पर आजादी के नारे और पाकिस्तानी परचम लहराया गया हो। माजी में भी ऐसा होता रहा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये लोग हिंदुस्तान को अपना मुल्क नहीं समझते हैं या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए उकसाया जाता है। आज एक बार फिर हुर्रियत लीडर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने जश्न मनाने की हिमायत करके इस बात का सबूत दिया है कि कश्मीर में तशद्दुद और कशीदगी की वजह एक हद तक हुर्रियत खुद ही है। तो वहीं इक़्तिदार पर काबिज PDP लीडर वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा है कि ऐसे जश्न मनाने पर कोई एतराज नहीं, लेकिन जब हिंदुस्तानी टीम की हिमायत में जश्न मनाया जाता है तो उसे दिखाया नहीं जाता। Is a politically neutral institution and it should be seen through the prism of sports only. It should promote friendship. It should not be used to create animosity. This statement which has come today, I have personally no offense to the statement of Mirwais, but we see our role models in the Indian cricket team. We see our the whole world sees the BCCI. I mean, the whole cricket in the world is known for the players of the country. Everybody knows that how Indian cricket team is being celebrated all across the world. So that statement should also be reflected and should be coming. We don't. देखिए, वास्तव में ये द्विराष्ट्रवादी हैं और इस्लामिक रेडिकल को कश्मीर में आगे बढ़ाने में लगे हैं। इनकी आत्मा पाकिस्तान में बसती है। हम चीयर करके इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। दूसरी जानिब RSS का कहना है कि ऐसे लोगों को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, तो वहीं मीडिया का एक तबका ऐसे वाकयात पर ध्यान ना देने की बात कर रहा है। ऐसा है कि कश्मीर में एक सेक्शन है लोगों का जो प्रो पाकिस्तानी है और ये बहुत देर से ये चलता रहा है और इसे हमें ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए इन चीजों पे, क्योंकि हम पाकिस्तान को क्यों प्रोपेगेंडा उनको दे रहे हैं। और मीडिया को भी इस पे गौर करना चाहिए और इन चीजों को इग्नोर कर देना चाहिए। रोजगार, मुलाजिमत और इमदाद की बात आए तो ये प्रो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी होने का ढोंग रचते हैं, हिंदुस्तानी हुकूमत से मदद की गुहार लगाते हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहते हुए हिमायत पाकिस्तान की होती है। क्या यही देशभक्ति और वतन परस्ती है या फिर मुल्क से गद्दारी? ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। तो क्या कश्मीर में बैठकर, भारत में बैठकर पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाना मुल्क के साथ गद्दारी नहीं? ये है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश कपूर साहब मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ स्टूडियो में ही मौजूद हैं। अमिताभ सिन्हा साहब स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी के, वो मेरे साथ मौजूद हैं, इस डिबेट का हिस्सा हैं। कैप्टन अनिल गौर साहब जो कि PDP के सीनियर लीडर हैं, जम्मू से हमारे साथ इस बहस में जुड़े हुए हैं। और श्रीनगर से इनामुल नबी साहब बस थोड़ी ही देर में आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, आवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अलगाववादियों का पक्ष रखने के लिए वो हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मोहम्मद अली खान साहब भी हमारे साथ इस बहस में जुड़ेंगे। लेकिन अमिताभ सिन्हा साहब, सबसे पहले
मैं आपके पास आना चाहूंगा। आप तो वहां पर आपकी सरकार है, अलगाववादियों के हौसले जिस तरह से बढ़े हुए हैं और जिस तरह से खुलेआम एक तरफ तमाम जो दहशतगर्द हैं वो AK-47 से गोलियां बरसाते हैं और उनकी आवाज सुनकर मीरवाइज उमर फारूक जैसे लोग खुश हो जाते हैं और वो ट्वीट करते हैं कि ऑल द बेस्ट पाकिस्तान फॉर द फाइनल्स। क्या कहेंगे, ऐसे लोगों का इलाज क्या है? समीर साहब, यदि एक चीज पे जो आपने मुझे प्रश्न किया और उसके साथ में जो विषय रखा इस चर्चा का, उस चर्चा के विषय में यदि मैं पहले शुरुआत करूं कि चर्चा का विषय है कि क्या पाकिस्तान के जीत पे जश्न कश्मीर में मनना चाहिए कि नहीं। यदि इस पूरी चर्चा को सिर्फ यहाँ हम केंद्रित करें तो सबसे पहली चीज क्या है कि कश्मीर में यदि पाकिस्तान की जीत पे जश्न मन रहा है तो वो किन परिस्थितियों में मन रहा है। देखिए, मैं आज भी मानता हूं और हमेशा भारत के सारी जनता मानती है मोटे तौर पर कि भारत का एक हिस्सा रहा है पाकिस्तान एक समय में, तो कायदे से पाकिस्तान भारत का छोटा भाई है और इसीलिए यदि वहाँ पाकिस्तान की कोई जीत होती है जो भारत के खिलाफ नहीं है, तो यदि पाकिस्तान की जीत का जश्न मनता है तो मेरी व्यक्तिगत राय मेरी है कि इसमें बुराई नहीं है, क्योंकि हम पुरानी कहावत कही गई है कि ब्लड इज थिकर देन वाटर, और हम ये हमेशा से चाहते हैं कि कश्मीरियत के नाम पे जो अलगाववादी तत्व हमेशा से ये बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान उनका दुश्मन है, तो हम ये मानसिकता और ये माहौल बनाना चाहते हैं, वहाँ बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ में बात ओवरऑल करना, यदि आपको लगता है कि वो सूट करता है आपको या आपको फायदा करता है या आपको शांति देता है, लेकिन भारतीय हितों के खिलाफ नहीं होना चाहिए किसी कीमत पे। लेकिन आपके इस स्टोरी में ये भी कहा गया कि AK-47 की गोलियां चला के और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। मैं मानता हूं कि ये जो घटनाएं और जो ये हरकतें हैं ये ना सिर्फ घृणित और निंदनीय हैं, बहुत ही इसके साथ में इसके ऊपर में कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अब मैं आपके प्रश्न पे आता हूं समीर साहब, आपने कहा कि वहां अमिताभ सिन्हा साहब, लेकिन एक सवाल इसमें मैं जोड़ दूं कि ये आपकी जो व्यक्तिगत राय है ये आपकी पार्टी की राय और सरकार की राय से बिल्कुल अलग है, क्योंकि पार्टी ये कह रही है आपकी, सरकार ये कह रही है कि ये देश के साथ बगावत की भाषा है। मैं आपकी पूरी जवाब को मेरे यदि आप सुने तो आपको लगेगा कि मेरी बात और जो आप कह रहे हैं दोनों में अलग नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो तरीका है, जिस तरीके से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लग रहे हैं और AK-47 से गोलियां चलाई जा रही हैं और पाकिस्तान के झंडे फहरा के फाइनल में पाकिस्तान जिंदाबाद और गुड लक पाकिस्तान कहा जा रहा है, ये कायदे से भारत के साथ सीधे बगावत है। मैंने जो प्रश्न का आपका उत्तर देने की कोशिश की वो ये कि यदि इंग्लैंड के खिलाफ में पाकिस्तान हमारे लिए ज़्यादा अपना माना जाना चाहिए क्योंकि वो हमारा छोटा भाई है, और यदि कश्मीर के लोग पाकिस्तान के और इंग्लैंड के उस मुकाबले में पाकिस्तान की जीत से खुशी मनाते हैं तो मुझे उसमें उस लेवल पे कोई आपत्ति नहीं लगती। लेकिन हाँ, अमिताभ जी, यही तो मैं कह रहा हूं, ये बहुत ही उदारवादी चेहरा है फिर बीजेपी का, और अगर सरकार का रुख भी यही है कि पाकिस्तान को आज की डेट में भी हम छोटे भाई की तरह ट्रीट कर रहे हैं क्या? जो कुछ पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है इस वक्त, कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, सुनिए वहां पर इन्हीं अलगाववादियों को रसद पहुंचाई जा रही है, उनको फंडिंग की जा रही है। सुनिए अमिताभ जी, सुनिए, आज की डेट में भी क्या छोटा भाई मानकर उसकी जीत पर जश्न मनाया जा सकता है क्या? सुनिए, मैं एक चीज बता दूं, मैं एक चीज सुन लीजिए मेरी बात। पाकिस्तान को आज भी मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा भारत सरकार ने दे रखा है, उसको अभी तक हटाया नहीं है। लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि कश्मीर में जो आतंकवादी तत्व हैं, जो अलगाववादी तत्व हैं, हुर्रियत के उस ग्रुप के जो प्रभाव में आके जो पाकिस्तान के साथ में जाना चाहते हैं, भारत विरोध में जाना चाहते हैं, उनका तबका बहुत छोटा है कश्मीर में। हम पूरे कश्मीरी कौम के खिलाफ में तो हो ही नहीं सकते। हमने ये कहा कि यदि कश्मीर में कोई आतंकवादी तरीके से AK-47 से गोलियां चला के और पाकिस्तान का झंडा फहरा के पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाता है तो वो दंडनीय है और उसके ऊपर में कड़ी ठीक है। मोहम्मद अली खान साहब, कुछ आपके, मुझे धैर्य से अमिताभ सिन्हा साहब, कुछ आपके सिग्नल में थोड़ी प्रॉब्लम भी आ रही है। मोहम्मद अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अली खान साहब, ये बीजेपी से अलग लाइन आपको नजर आ रही है क्या? क्योंकि अमिताभ सिन्हा साहब ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की जीत का जश्न कश्मीर में कोई मना रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं हमें देखनी चाहिए।
क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? आज की डेट में जो हालात हैं, जिस तरह का पाकिस्तान का रवैया है भारत को लेकर, जिस तरह से लगातार टेररिज्म बढ़ाया जा रहा है सरहद पार से, जिस तरह से आतंक के इन आखाओं को, जिसमें कुछ अलगाववादी भी शामिल हैं, उनको फंडिंग की जा रही है टेररिज्म के नाम पर, उसके बाद भी उनकी जीत का हम जश्न मनाएं, इस लायक क्या रिश्ते हैं भारत पाकिस्तान के? नहीं, देखिए, आपके सवाल में ही अब्बास साहब जवाब है। जब रिश्ते इस हद तक बिगड़ चुके हैं जो, और इसमें गलती सरासर पाकिस्तान की है, हमारे सामने सबूत है जी। ये हमारे लोगों के साथ क्या हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव का केस जारी है, वहाँ पे एक इनोसेंट इंसान को किडनैप करके उसको डेथ पेनल्टी देने की कोशिश कर रहे हैं। उसका खुलेआम, जिसे कहते हैं कत्लेआम हो रहा है, और आप यहाँ पे दो जुबानों में बोल रहे हैं। मुझे यही, कांग्रेस की शुरुआत से यही शिकायत रही है भाजपा को लेके, एक इनकी कंफ्यूज्ड रणनीति है। एक तरफ तो हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, शुरुआत हुई थी बिरयानी डिप्लोमेसी से, वो पहुंच जाते हैं उनकी बहन या किसी रिश्तेदार की शादी में, और उसके बाद जो है बोलते हैं कि भैया हम पाकिस्तान से कोई रिश्ता नहीं रख सकते। आप मेरे भाजपा के साथी मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की बात कर रहे थे। जिस जमाने में वो दर्जा दिया गया था, वो एक लीगल टर्म है, WTO की जो ट्रीटीज है उसमें दी जाती है, और ट्रेडिंग से ताल्लुक रखती है। उसका ये मतलब नहीं है कि सचमुच ही मोस्ट फेवर्ड नेशन का मतलब है कि वो हमारा रातों रात सबसे अहम दोस्त बन गए। उसमें मैं ये बिल्कुल नहीं मानता अभी इस वक्त शब्बीर अब्बास साहब कि हमें किसी भी तरीके से पाकिस्तान को कोई भी ये ओपनिंग देना ही नहीं चाहिए हमें। या तो आप बोलिए कि भैया जब तक आप अपनी टेररिज्म की पॉलिसी को, स्टेट सपोर्टेड टेरर वाली पॉलिसी को आप बिल्कुल खत्म नहीं करते, तब तक हम आपसे बात नहीं करेंगे। या तो आप जीरो टॉलरेंस अप्रोच लीजिए, या बोलिए कि नहीं हम कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। आपकी ये दो जुबानों वाली कंफ्यूज अप्रोच ही, इसी के खिलाफ हम लोग बोलते हैं, इसी की हम आलोचना करते हैं। अब आइए कश्मीरी लोगों पे अब्बास साहब। कश्मीरी लोग जो है, हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से हमारी सरकार जो है ये जंग हार रही है। ये जंग जो उनके दिलों के लिए है, उनके दिमाग के लिए है, हम ये जंग हारते जा रहे हैं। और इसमें मैं मानता हूं सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी जिम्मेदारी, क्योंकि वो स्टेट गवर्नमेंट में भी पार्टनर, राज्य सरकार में भी वो पार्टनर है। तो आप देख सकते हैं ये लोग वहां पे भी कंफ्यूज्ड अप्रोच है। कभी बोलते हैं हम किसी से बात नहीं करेंगे, आप इसमें सरकार की भी जिम्मेदारी देख रहे हैं। इमानुल नबी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। इनामुल नबी साहब अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, श्रीनगर से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। नबी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे लोग जो रहते हिंदुस्तान में हैं, रहते कश्मीर में हैं और गाते पाकिस्तान की हैं, उनके साथ कैसा सलूक करना चाहिए आपके हिसाब से? वो लोग जो पाकिस्तान की जीत का जश्न मना रहे हैं, दहशतगर्दों की AK-47 से जब गोलियां चलती हैं तो वो खुशी मनाते हैं, पटाखे फोड़े जाते हैं पाकिस्तान की जीत पर रहकर इस मुल्क के अंदर, ऐसे लोगों के साथ आपके हिसाब से क्या सलूक होना चाहिए? छोड़िए RSS क्या कहता है, BJP क्या कहती है। समीर साहब, मैं आपको बताऊं कि हमें पहले स्पोर्ट एक्टिविटीज़ को सियासत के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि सियासत एक अलग चीज़ है और स्पोर्ट्स अलग चीज़ है। स्पोर्ट्स में आप पार्टी एफिलिएशंस नहीं देखते, कंट्री नहीं देखते, बाउंड्री नहीं देखते हैं, और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इसीलिए की जाती है ताकि आपस में जो है दोस्ती हो, अपनापन हो, वो बढ़ सके। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह हम इसको प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आज हम पॉलिटिक्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ये पहली बार नहीं है समीर साहब, खुदा का वास्ता आप पहले ही कोई इल्ज़ाम नहीं देना, मेरी बात पूरी समझ लीजिएगा आप पहले, उसके बाद आपको इल्ज़ाम देना होगा, आप इल्ज़ाम दे सकते हैं। ये बात तलख हकीकत है कि पाकिस्तान की जीत यहाँ 1947 से मनाते आ रहे हैं। आपको मैं एक वाक़ा याद दिलाऊं, जब 1983 में यहाँ शेर कश्मीर स्टेडियम में एक फर्स्ट इंटरनेशनल मैच हुआ था बिटवीन वेस्ट इंडीज़ और इंडिया, तो फिर लॉयड ने ये नहीं कहा कि मुझे लग रहा था, ऐसे मुझे लोग सपोर्ट कर रहे थे, मुझे लग रहा था कि मैं अपने वेस्ट इंडीज़ में खेल रहा हूँ। उस वक्त भी कश्मीर 1983 अभी मिलिटेंसी नहीं हुई थी, अभी स्टोन पेल्टिंग नहीं हुई थी, अभी हुर्रियत कहीं नहीं था, तब भी यहाँ पर लोगों में गम गुस्सा था, क्योंकि जो हमारे साथ वादा किए गए थे उनके कहने के मुताबिक वो उस टाइम भी पूरे नहीं हुए थे, जो आज तक भी पूरे नहीं हुए। उस टाइम भी उन्होंने वेस्ट इंडीज़ को सपोर्ट किया, न कि भारत टीम को सपोर्ट किया। और आज जब फिर से यहाँ पर आज मैच हुआ, आपको मैं बताऊँ, जब परसों इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच हुआ जिसमें भारत की जीत हुई,
उसी दिन शोपियां में कई इलाकों का मुहसरा किया गया, तोड़फोड़ की गई और जो हमारे जवान हैं उनकी हड्डी पसली एक कर दी गई। और आज जब पाकिस्तान ने जीता तो उसका रिएक्शन ये रहा कि यहाँ पर पटाखे फोड़े गए। मैंने आपको इतना टाइम दिया, आप ये नहीं कह सकते कि मुझे मौका नहीं मिला। लेकिन मैं आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप भारत की जीत पर जश्न मनाएंगे या पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाएंगे? आप किसके साथ हैं? हम जश्न मनाएंगे जब आप दोनों दोस्ती करें। मैं कश्मीरियों के साथ हूं, मुझे माफ करें। आप मैच खेले लेकिन हमें यहाँ पर मैच दिन में 10 बार खिलवाते हैं। हम आज भी यहाँ क्रैकडाउन फेस करते हैं, हम आज भी यहाँ जो स्टेट टेररिज्म है उसको फेस करते हैं। हिंदुस्तानी पासपोर्ट है ना आपके पास या फिर पाकिस्तान का है? क्या जो समीर साहब आराम से मुझे थोड़ी आपसे लड़ना है। हम तो अमन के ख्वाह हैं, अमन से हम बात करेंगे और अमन से ही हम डिस्कस भी कर सकते हैं। मुझे समीर साहब आप पता है जितने भी आपके मित्र बैठे हैं, मुझे पसंद होता है ईटीवी के डिबेट में आने के लिए, क्योंकि यहाँ बात सुनी जाती है और समझी जाती है। यही फर्क है आप में और बाकियों में। मुझे एक चीज बताइए, क्या मेरे पास अलग फ्लैग है कि नहीं स्टेट में, जो जम्मू कश्मीर जो हमारी असेंबली ने पास किया है, तो जिसकी रिप्रेजेंटेशन आज भी हमारी पार्टी की है? जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग फ्लैग का अधिकार भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मिला हुआ है और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आपको इंडियन फ्लैग और स्टेट का फ्लैग एक साथ होस्ट करना है। ठीक है, एक साथ लगाना है। अच्छा, क्या हमारा सदर रियासत हुआ? क्या हमारा सदर रियासत हो? नबी साहब, क्या हमारा आप अपने आप को हिंदुस्तान से क्या अलग हमारा करके सदर क्यों रियासत देखते हैं? था? नहीं सर, मैं कह रहा हूं क्या सदर रियासत हमारा था कि नहीं था? क्या वजीर आजम जम्मू कश्मीर का था कि नहीं था? मतलब ये बताइए ना। आप लोगों को क्या हमारे पास आईन अलग नहीं है चीजों के नाम पर? इसमें भड़काने वाली कोशिश ही नहीं। ये आईन मेरा कह रहा है, मैं आप अपने आईन को दोहराऊं, इसमें भड़काने वाली कोशिश क्या है? मैं 7 जून को योमी फ्लैग डे भी मनाता हूं, फ्लैग डे जिस दिन हमारा होता है। बहुत अच्छी बात है, आप जम्मू आप यहाँ पर जमीन खरीद सकते हैं, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि बीजेपी ने इसका ठीक है, मेरा सदर रियासत हुआ करता था कि नहीं? मेरा सदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आपको हक दिया है नबी साहब। नबी साहब, ये हिंदुस्तान के आईन ने ही आपको हक दिया है कि आप अपने स्टेट का फ्लैग लगा सकते हैं। ये क्यों भूल जाते हैं समीर साहब? जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आजादी की जंग लड़ रहे थे, तब क्या कश्मीर एक अलग सोवरेन स्टेट नहीं थी? आप हाँ ना बताइए। आपने बात बदल दी। ठीक है, राकेश कपूर साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। बात नहीं बदल दी, मैं बात को कंटिन्यूटी में रख रहा हूं। राकेश कपूर साहब, ठीक है, सुनिए नबी साहब, मैं आपकी बात को कंटिन्यूटी में रख रहा हूं। इनामुन नबी साहब, बड़े अदब से सच ये है कि आप मेरी बात सुनिए। नबी साहब हो गया, अब दूसरों की भी सुन लीजिए। नबी साहब जी, जरा ओके भी इजाजत दीजिए कुछ पूछने की। मैं बड़े अदब से आपसे जरूर जनाब, आप बताइए। आपने अभी सदर रियासत का जिक्र किया। बेशक 1947 में सदर रियासत और वजीर आजम की पोस्टें थी, लेकिन आप एक बहुत ही माने दानिशमंद आदमी लगते हैं। बेशक आप हिंदुस्तान के खिलाफ बातें करते हो, लेकिन आपको ये मालूम होगा मैं वेलविशर हूं। जम्मू कश्मीर असेंबली थी जिसने सदर रियासत और वजीर आजम की पोस्ट को 1965 में इंडो पाक युद्ध से पहले बदल करके गवर्नर और मुख्यमंत्री किया। जी, ये जम्मू कश्मीर के लोग ही थे। मैं सिर्फ अभी इतना ही इंटरवेंशन करना चाहता हूं। नबी साहब, 1947 से आगे निकलिए, 2017 चल रहा है और पुरानी बातों को आज की जनरेशन को बताकर भड़काने का काम बंद कीजिए। जनाब, मैं हिस्ट्री दोहराऊं, इसमें भटकाने वाली कोई बात है ही नहीं। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही थे जिसने राजशुमारी का वादा भी किया। ये आप ही लोग हैं जिन्होंने कभी ताशकंद एग्रीमेंट किया तो कभी शिमला एग्रीमेंट किया, कभी लाहौर डिक्लेरेशन किए, कभी आपस में जंगें भी की। क्या ये बात सही नहीं है कि हुर्रियत वालों को एनडीए फर्स्ट ने बातचीत के लिए बुलाया? क्या ये बात सही नहीं है कि हिजबुल मुजाहिदीन के साथ हमारे यूनियन सेक्रेटरी ने चश्मे शाही में बात की? क्या ये बात सही नहीं है जिन हुर्रियत वालों पर आप सवाल उठा रहे हो उनको आपने मेरी बात मंजूर की या नहीं? पहले ये तो मंजूर कर ली, इसीलिए उन्होंने अपनी बात बदल दी। उन्होंने अपनी बात इसीलिए बदल दी।
नबी साहब सुनिएगा, राकेश कपूर साहब मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, जिन बातों का जिक्र नबी साहब कह रहे हैं, मैं उस बात का वही जवाब उनको दूंगा आधार आपको। बनाकर आज की डेट में कश्मीर की आजादी के नारे लगाना पाकिस्तान की जीत के बाद, इसको जायज ठहराया जा सकता है क्या किसी भी सूरत हाल में? जम्मू कश्मीर के सूरत हाल चंद दहशतगर्दों और पाकिस्तान से मिली हुई शय के बाद बदले हुए लगते हों, मगर जो सूरत हाल किसी सूरत में नहीं बदल गलत सकता, बात है। वो ये है कि जम्मू कश्मीर पूरा का पूरा जो पाकिस्तान के कब्जे में है वो भी हिंदुस्तान का अटूट अंग है, अभिन्न हिस्सा है जी। ये हकीकत ना नबी साहब आपसे बदल सकते हैं, उसका क्या करेंगे? नबी साहब बीच में ना दुनिया की कोई ताकत बदल सकती है, यहाँ आप ना यूएनओ का रिजोल्यूशन करेंगे आप। अब आप मेरी बात तो सुने हजूर, मैंने आपकी बात मुझे बताइए ना, आप क्यों झूठ बोल रहे हो अपने लोगों को? मुझे आपका एहतराम है जनाब, मुझे आपका एहतराम है, क्यों अपने लोगों को आप झूठ बोल रहे हो? आपसे ये हम भी आपका एहतराम करते हैं, इसीलिए हमने बैठा रखा है आपको, और हम समझा भी रहे हैं आपको कि हिंदुस्तान को अपना मुल्क समझना शुरू कर दीजिए। आप ऐसी आपकी भी भलाई है, खूबसूरत अंदाज में आपसे बात कर रहा हूँ, इतनी खूबसूरत अंदाज में नबी साहब, ये सिर्फ मैं कह रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल पैकेज की क्या अचीवमेंट है? ये सिर्फ और सिर्फ आप बात को इधर उधर घुमा रहे हैं। आज बहस इस मुद्दे पे नहीं है। मैं जो निवेदन कर रहा हूं, मैं जो दरख्वास्त कर रहा हूं, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के आईन के अंदर जम्मू कश्मीर का जो आईन बना, वो आईन जम्मू कश्मीर के लोगों ने मंजूर किया। आपके विषय से कुछ लेना देना नहीं है इनका, और लगातार ये अपना एजेंडा ला रहे हैं यहाँ पर। ये जो इमाम उल नबी हैं, इनका अपना एजेंडा है, और ये आपके चैनल के माध्यम से अपना एजेंडा चला रहे हैं। मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ अब्बास जी कि आप सिन्हा साहब, और मैं सिन्हा साहब, मेरा धैर्य खत्म हो रहा है। सिन्हा जी, मुझे अपनी बात तो पूरी करने दीजिए। जी अभी राकेश जी बोल रहे हैं, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अपनी बात तो पूरी करने राकेश कपूर साहब बोल रहे हैं, नबी साहब नहीं बोल रहे हैं जी। मैं ये दरख्वास्त कर रहा था कि जो जम्मू कश्मीर का आईन है वो हिंदुस्तान के आईन के तहत है जी। ये बात सबको मंजूर है, हाँ। सबको मालूम है। हाँ। जम्मू कश्मीर असेंबली, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन शुरू में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा गया, 1952 में इंतखाबात के बाद ये 1956 में जम्मू कश्मीर का आईन मंजूर किया हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की असेंबली ने। नंबर 1। नंबर 2, जो जिस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, मुझे कोई ये बताए, कोई बताए खुदा का बंदा, और इस बात का मुझे जवाब दे कि रमजान के मुबारक महीने में मौलवी उमर फारूक जो मीर वाइज हैं, कश्मीरियों, खास तौर से कश्मीरी मुसलमानों को ईमान पर रखने की जिम्मेदारी जिनको दी गई है, वो ये बात कहते, वो ट्वीट करते हैं कि पाकिस्तान की जीत पर वो खुशी जाहिर करते हैं। अरे भाई, रसूल पाक ने भी कहा है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? अपने मुल्क से मुल्क के शहदाई बनो, उस अपने मुल्क के शहदाई बनो। ये क्या गजब कर दिया मौलवी उमर फारूक ने। क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा उनके पुश्तों की तवारीख कि किस तरीके से मौलवी उस्मान शाह पाकिस्तान चले गए थे 1947 में मीर वाइज रहते हुए, और उसके बाद 1968 तक नायब मीर वाइज के साथ जम्मू कश्मीर में काम किया, और मीर वाइज के वालिद जनाब मोहम्मद फारूक जी, जो मुझे लगता है, जो मेरी राय में एक उदार राष्ट्रवादी थे। उनकी मृत्यु के बाद वहां पर ये जनाजे निकलने शुरू हुए हैं। उनकी मई 1990 में उनकी मौत हुई, उनकी हत्या की गई। उसके बाद जम्मू कश्मीर के हालात बदले हैं। इनामुन नबी साहब जवाब दें इस बात का कि जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काने का जिम्मा पाकिस्तान परस्त तंजीमों और चंद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के लोगों ने क्या ले रखा है? क्या ठेके पर है जम्मू कश्मीर? ये हिंदुस्तान का हिस्सा है। ठीक है, कैप्टन अनिल गौर साहब, ये कितने लोग होंगे? चंद मुट्ठी भर लोग कहा जाता है कि इस तरह के हैं कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर कुछ और चाहता है। कश्मीर डेफिनेटली ये नहीं चाहता कि वो पाकिस्तान के साथ कश्मीरी कोई भी जाने की बात करे। चंद मुट्ठी भर लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, कितनी होगी आपके हिसाब से इनकी तादाद, और इन पर नकेल क्यों नहीं कसी जा पा रही है? अब तो आपकी सरकार है बीजेपी के साथ मिलकर वहां पर। बात साहब ऐसा है, नकेल भी कसी जा रही है। ये चंद मुट्ठी भर लोग जो हैं, ये हमारे जो डेमोक्रेटिक कंट्री का
जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनका भरपूर जो गलत फायदा उठा रहे हैं। ये हमारे जो मुल्क में जो हमें अपने इख्तियार हैं, जो हमें इख्तियार मिले हुए हैं, उसको हमने दिए हैं सिर्फ इसीलिए कि लोग समझ बूझ के उसका इस्तेमाल करें। पर हो क्या रहा है कि ये जो लोग हैं, क्योंकि ये तो अब पूरा साफ हो गया है कि ये लोग पाकिस्तान की पेरोल पे हैं। आपके सामने अभी जो पीछे आपके हवाला के जो इंसिडेंट्स हुए हैं और जो सारे केसेस चल रहे हैं, ये आपके सामने हैं। बिल्कुल। तो जो लोग पैसा वहां से लेके बोली उनकी बोलने के लिए तैयार है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं उनके साथ? अब जैसे ये नबी साहब कह रहे हैं, ठीक है, सदर रियासत भी थे यहाँ पे, सब कुछ थे, पर उस सदर रियासत और ये जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसकी थी? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इस स्टेट की थी, और इस स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया और उसने कहा हम हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, हमारा सेपरेट स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है, कोई बात नहीं, पर वो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, उसके खिलाफ नहीं है, उसके अलग नहीं है। जो पावर्स हैं हमारी स्टेट की वो विद इन दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। लेकिन कुछ अलगाववादियों की तरफ से ये कहा जाता है कि पाकिस्तान की जीत पर जश्न तो पीडीपी वाले भी मनाते हैं, उनसे आप क्यों नहीं पूछते सवाल? ऐसा है जी, देखिए ये बहुत कुछ कहते हैं और जो कहते हैं आपके सामने है, और आप मीडिया ही उसको सबके सामने उजागर करता है। जो इनकी असलियत है वो भी सबके सामने है। अपने बच्चों को ये बाहर के मुल्कों में भेजते हैं पढ़ने के लिए। आप जितने लीडर हैं इनके, चाहे वो गिलानी साहब है, चाहे वो आयशा इंदिराबी है, चाहे कोई भी है, आप देख लीजिए, अपने बच्चे सिंगापुर बैठे हैं, अमेरिका बैठे हैं, कहीं बैठे हैं, गरीबों के बच्चों को पत्थर दे दिए हुए, आप चलाओ उधर और पैलेट खाओ उधर। ये तो हालत है इनकी। और फिर ये गुण गाते हैं और कहते हैं कि नहीं जी, हम अपना जो रायशुमारी की बात करते हैं, ये जो रायशुमारी की जो बात है, ये इनको ये इल्म होना चाहिए कि जो यूनाइटेड नेशंस का रेजोल्यूशन है जिसके तहत ये रायशुमारी होनी थी, उसका पहला जो है वो एक मिनट नबी साहब आप सुन लीजिए। अब आप क्या धोखा दे रहे हैं नबी साहब, नबी साहब आपकी हमने सुन ली, अब आप हमारी भी सुन लीजिए। आप नबी साहब आप सुन लीजिए, आप जिस रायशुमारी की बात करते हैं वो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन में है, और उस रेजोल्यूशन का सबसे पहला क्लॉज ये है कि पाकिस्तान हैज बीन डिक्लेयर्ड द एग्रेसर and Pakistan has to vacate all the territories. It has to withdraw all its regulars and irregulars from the territory of India. और उसके बाद में Indian Army has to take control of the entire area and stabilize it. And then after that, third point is when the United Nations perceives that yes, everything is stabilized, then is the time when the plebiscite is to be done. आप plebiscite करते रहते हैं, आप पाकिस्तान को क्यों नहीं कहते कि खाली करें? पाकिस्तान को कहिए खाली करे इलाका, क्यों नहीं शांति करे? आप कहे ना, आप प्लेबिसाइड भी हो जाएगा, आप कह दीजिए प्लेबिसाइड कर लीजिए। प्लेबिसाइड कैसे कर सकते हैं आप बिन बुलाए वहां जाते हैं, तो फिर आप बिन बुलाए वहां जाते हैं, आप बोल सकते हैं, आप हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को कैसे लेकिन सरकार की तरफ से भी तो डबल स्टैंडर्ड नहीं होना चाहिए ना, उनको नहीं ये नहीं होना चाहिए कि देश के दूसरे हिस्से में अगर आतंकवादियों का कोई समर्थन करे तो उन्हें दहशतगर्द कहा जाए, और अगर कश्मीर में कोई आतंकवादियों का खुलेआम समर्थन कर रहा है, उनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, बुरहान वानी जैसे टेररिस्ट को शहीद का दर्जा देने की बात कर रहा है, उसे रोल मॉडल बनाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे आप अलगाववादी करें, आतंकवादी मानने के लिए तैयार नहीं है। आप उनके साथ भी तो वैसा ही सलूक होना चाहिए ना। फिर आप गुण गाते हैं, ठीक है गौर साहब एक अमिताभ सिन्हा जी, आप अगर इतना आप में दम होता, अगर आप चाहते कि कश्मीर, एक मिनट अब्बास साहब, मेरे का एक पॉइंट कंप्लीट करने दीजिए। अगर अब्बास ये नबी साहब और इनकी पार्टी, मेरी बात भी सुनिएगा, फिर कश्मीर मेरी बात भी सुनिएगा, फिर अच्छे मुल्क, एक अच्छा स्टेट बने और एक शांति पर बने, तो ये पाकिस्तान को कहते हैं कि भाई इसको वकेट करें और इसको पूरी जो एज पर द यूएन रेजोल्यूशन उसको ले आए। अरे जनाब आप ही तो बोल सकते हैं ना, हम आपको ही तो बोल सकते हैं उनको बोलने के लिए, हम आपको ही तो बोल सकते हैं ना उनको बोलने के लिए। हम आपसे पूछेंगे भैया आप उनको जाके बताओ कि राजकुमारी के लिए तैयार हो जाए, हम तो आपसे कहेंगे हम किनसे कहेंगे आजादी किससे चाहिए? हम थोड़ी उनसे कहेंगे हिंदुस्तान से चाहिए तो पाकिस्तान के पास जाना है क्या? बोलते
नहीं तो आप मैं राजकुमारी की बात कर रहा हूँ। जो वादा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने हमारे साथ किया था, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वो कमिटमेंट उसने एज प्राइम मिनिस्टर की। जब कोई प्राइम मिनिस्टर कोई कमिटमेंट करता है वो कानून का हिस्सा बनता है। फिर अगर हम आपको कहते हैं कि हमें राजकुमारी कराओ, उसमें जो भी प्रोविजन है, चाहे पाक एडमिनिस्ट्रेटर कश्मीर से फौज निकालनी हो या कुछ करना, वो आप देखेंगे, वो थोड़ी मैं कर सकता हूँ। अमिताभ सिन्हा जी, आपकी सरकार तो मानती है ना कि ये दहशतगर्द लोग ही हैं। ये वीके सिन्हा साहब ने खुलेआम कहा था कि आतंकवादी ही हैं, आतंकवादियों जैसा सलूक होना चाहिए, लेकिन हो तो नहीं रहा। मैं आपने क्या प्रश्न किया बात साहब, मैंने सुनाई नहीं, एक बार दोबारा दोहराएंगे प्लीज। अमिताभ सिन्हा साहब, आपको लगता है कहीं ना कहीं सरकार का जो रुख है वो भी कंफ्यूज नजर आता है? वीके सिन्हा साहब साफ कहते हैं कि ये हुर्रियत वाले जो हैं, जो अलगाववादी हैं, ये आतंकवादियों से किसी भी मायने में कम नहीं है, इनके साथ आतंकवादियों जैसा ही सलूक होना चाहिए। लेकिन वो तो वहां पर अभी भी हमारी ही सिक्योरिटी में रह रहे हैं, हमारे ही खा रहे हैं और हमें ही कोस रहे हैं। बिल्कुल, आपके प्रश्न के उत्तर में सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगा समीर अब्बास जी कि अभी की जो स्थितियां हैं वहां की, उस पे आप थोड़ा धैर्य रखिए। क्योंकि अभी हुर्रियत के नेता, जो जितने नेता पाकिस्तान के टुकड़ों पे पल रहे जानवरों की तरह हैं, उनके बारे में खुलासा शुरू हो गया है। और पाकिस्तान से कमीशन खोरी, पाकिस्तान से सीधा पैसा लेके और यहाँ पर एक गुर्गों को पाल के अपने उन पैसों से, और यहाँ पर जो पूरे कश्मीर की सारी जनता को बदनाम करने की जो ये साजिश है, ये इतनी लंबी और इतनी गहरी है सालों से, कि इसके लिए दोनों जो सरकार है बीजेपी और पीडीपी की, वहाँ के लोकल और जो यहाँ पर केंद्र में, ये लगातार मिलके इस पे काम कर रहे हैं, ताकि इन लोगों को न सिर्फ कश्मीर के जनता के सामने बल्कि उसके बाद आगे दुनिया में भी और पूरे देश में उन लोगों के इस कुकृत्य को उजागर किया जाएगा। और उसके बाद जो कार्रवाई होगी उसमें इनका जो, जिसको बोलते हैं कि जो उनके नाभि से जो कैनाल है वो काटा जाएगा। और इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए। इसमें जो हुर्रियत नेताओं को पाकिस्तान से सीधी फंडिंग हो रही है, हाँ, हेलो, मोहम्मद अली खान साहब, सीधी फंडिंग हो रही है। मोहम्मद अली खान साहब, जो यूपीए की सरकार नहीं कर पाई तो ये सरकार करेगी। जी अब्बास साहब, कम से कम कहा तो यही जा रहा है। जी अब्बास साहब, मैं बड़े गौर से इनकी बात सुन रहा था। देखिए, बाकी पैनलिस्ट जो बोल रहे हैं वो अपनी जगह पे है। ये नबी साहब तो पता नहीं किस तर्क को रिप्रेजेंट करते, मुझे समझ नहीं आ रहा। मगर मुझे सबसे अच्छी राकेश कपूर जी की बातें लगी, और बिल्कुल मुझे लगा उनकी बातें सुन के मुझे ऐतिहासिक काफ़ी नॉलेज मिली। बड़ा सही बात उन्होंने कही कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जब आ गए तो आप कहाँ क्यों लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करें कि वजीर आजम आप अपना अपॉइंट कर देंगे। मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा। दूसरी बात, किसी ने बोला, आपके पैनल, वो पीडीपी के नेता ने बोला कि देखिए आप हमसे शिकायत करते रहते हैं, कभी नहीं, आपके पीडीपी वाले नेता ने बड़ी सही बात बोली कि ये हमसे शिकायत करते रहते हैं कि भैया तुम लोग अग्रेसर हो, ये हो वो, मगर आप लोग ये क्यों नहीं बोलते पाकिस्तानियों से कि आपने ऑक्यूपाई कर लिया है, आप उस जमीन को छोड़िए, आप पहले उस जमीन को छोड़िए, अगर आप इतना मॉडल नेशन है। एग्जैक्टली मगर तीसरी बात, जिस बात से मैं फर्क रखता हूं, मैं अपने भाजपा के भाई की बात से बिल्कुल फर्क रखता हूं। देखिए, आप लोगों ने शुरुआत की, जब ये पूरा वो मुद्दा शुरू हुआ, आपने दोवल डॉक्ट्रिन के बारे में बताया देश को। आपने बोला कि दोवल डॉक्ट्रिन है जिसमें हम दोस्तों को दोस्त रखेंगे और दुश्मनों के साथ जो है कड़ी आवाज में बात करेंगे, मगर आप लोग फर्क ही नहीं कर पाए। आपने कर्फ्यू इंपोज कर दिया पूरे स्टेट में 8-9 महीने का, सब कुछ बंद कर दिया। तो आप मुझे बता दीजिए आप लोग फर्क कैसे करेंगे। उसके बाद राम माधव जी आपके बड़े नेता गए बड़ी ग्रैंड एक्सरसाइज पे, वहां पे कि सब तर्कों से बात करेंगे सिवाय हुर्रियत छोड़ के। उसके बाद वो माधव जी ने पता नहीं इंटरेस्ट लूज कर दिया या क्या हुआ, कॉन्क्लेव किया उन्होंने, उसमें थोड़े बहुत आपने उसकी थोड़ा बहुत प्रचार किया, फिर आप आ गए वापस, कोई उसका नतीजा नहीं आया। फाइनली आपने 3 मेंबर कमीशन बनाया जिसमें ओवैसी साहब भी थे, वो गए, उन्होंने कुछ रिपोर्ट दी। ऐसे कई कमीशन पहले भी बन चुके। मोहम्मद अली खान साहब, इतिहास में मत जाइए, ठीक है, वो सब हमें पता है। आपके अभी क्या करें, अभी क्या करें सरकार? इनका इलाज क्या है एफर्ट्स के बावजूद? जो जो खाते यहाँ की और लगातार यदि कश्मीर की दुर्दशा हुई है तो सिर्फ कांग्रेस के षड्यंत्रों की वजह से हुई है। ये कांग्रेस के प्रवक्ता के पास कोई अधिकार नहीं है कि कश्मीर की अवस्था के बारे में कोई टिप्पणी करे।
आप लोगों के लगातार के मिसहैंडलिंग की वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यदि ये गलती नहीं की होती तो आज कश्मीर में कोई समस्या नहीं हुई होती। आज के हालात से आप अगर कंपैरिजन कीजिए पुराने हालात का तो वो बेहतर थे। पिछले 3 सालों में हालात और बदतर हुए। जवाहरलाल नेहरू, ये भी तो मानिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सब बर्बाद करे बैठे, सब नुकसान आप लोगों ने कराया है। लोग आपसे परेशान हैं, हम आपसे परेशान हैं, आपकी उससे। और आप जो है हम आपसे बार बार गुजारिश करते हैं कि आप लोगों के दिल जीतिए, मगर आप इतनी कंफ्यूज सरकार है, आप कोई रणनीति नहीं बना रहे हैं। हम कह रहे हैं हम आपको नहीं कह रहा हूं कि ये कश्मीर की समस्या का जड़ कौन है? आप पुल अनाउंस करते हैं, कश्मीर की समस्या का जड़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, कांग्रेस के जमाने में बनाया गया था वो पुल। जवाहरलाल नेहरू ने इनामुल नबी साहब की तरह ना बोलिए ना कि 1947 में आगे चले जाएंगे तो कैसे होगा। 1947 से आगे बढ़िए ना। अब 2017 चल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जो लोग खाते यहां की हैं, गाते हैं पाकिस्तान की हैं, उनके साथ सलूक अब कैसा होना चाहिए? बातें बहुत हो गई कि ये गलत कर रहे हैं, इनके साथ कड़ाई से निपटा जाएगा, लेकिन होगा कब ऐसा? एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो क्या कश्मीर में पाकिस्तान की जीत का जश्न मुल्क से गद्दारी नहीं? यह है हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इनामुल नबी साहब, सेकंड सेगमेंट की शुरुआत आपसे ही करना चाहूंगा। जीत का जश्न तो मनाया ही गया, पटाखे तो फोड़े ही गए, लेकिन साथ ही साथ आजादी के नारे भी लगने लगे। आप इस वक्त इस मुल्क को यह बता दीजिए, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त आपको देख रहा होगा, कि आपको आजादी चाहिए किससे? आप तो हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान का अहम हिस्सा हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो अपने आप को अलग समझ रहे हैं और आजादी मांग रहे हैं? आजादी किससे? काश आप सच में हमें अपना मानते। काश अगर हम आपके अपने होते तो हम पर पैलेट्स नहीं चलाते, हमारे बच्चों को अंधा नहीं किया जाता। अगर हम आपके अपने होते तो आप 1 लाख जवानों को अवधि नींद नहीं सुलाते, उनका मर्डर नहीं करते, उनको मौत की घाट नहीं उतारते। अगर हम आपके अपने होते तो हमारे सैकड़ों अपराध भी आज भी जेल में सड़ते नहीं होते। एक तरफा बातें करते हैं आप। काश आप हमें अपना समझिए, मेरी बात सुनिए। हमारे सुपर 40 का नाम सुना है आपने? इस बार कितने बच्चे पास हुए हैं IIT JEE एग्जाम जिन्होंने क्लियर किया है, पता है आपको? हजारों की संख्या में। आप हमें पहले इंसाफ क्यों नहीं देते? निकलती है तो वहां नौजवान आप मुझे बताइए। आपकी सारी बातों को उसके लिए हम आर्मी का सराहना करेंगे। सिविल सर्विसेज के एग्जाम मैं होते हैं आपको तो उसमें जम्मू कश्मीर के बच्चे आर्मी टॉप करते हैं। समीर साहब आप बोलने तो दीजिए ना। आप हमें आपका एहतराम है समीर साहब। हम आर्मी के लिए उस चीज़ के लिए सराहना करते हैं, लेकिन क्या खुदा के लिए आप हमें बताइए, क्या आप हमें इंसाफ नहीं देंगे? क्या हमने कुनन पोश पूरा सानिया नहीं देखा है? क्या फौज ने हमसे 13 बरस तक बेगार नहीं ली? क्या आप उसके लिए हमें इंसाफ नहीं देंगे? क्या हंदवारा सानिया के लिए आप हमें इंसाफ नहीं देंगे? क्या आप हमें पथरीबल फेक एनकाउंटर के लिए इंसाफ नहीं देंगे? क्या आप हमें मसल एनकाउंटर के लिए हमें इंसाफ नहीं देंगे? सानिया के लिए इंसाफ नहीं देंगे? क्या गुमनाम कब्रों में हमें ये तो बताएं उनमें कौन है, उसके लिए तो आप हमें इंसाफ दीजिए। आपके हमारे यहाँ अभी पीडीपी के मित्र बैठे हैं, मुझे हसरत हुई, मुझे अब पता चला पीडीपी का भी कोई बैठा है। ये मुझे क्या भाषण दे रहा है वहां से? इनसे कहिए ना, सेल्फ रूल पर आपने जो वोट दिया साउथ कश्मीर में, डबल करेंसी, सेल्फ रूल, एक ही असेंबली होगी, वो क्या था? आप तो कह रहे थे कि आपके एजेंडा ऑफ अलायंस में तो लिखा है कि हुर्रियत स्टेक होल्डर है। मरहूम मुफ्ती साहब ने तो पाकिस्तान और हुर्रियत का शुक्रिया अदा किया। ये दोहरापन क्यों? आप मुझसे सवाल पूछते, आप पहले इनसे तो सवाल पूछिए। हमारे भाजपा के दोस्त बैठे, खुदा का वास्ता आप इसका गलत मतलब नहीं लीजिए। हम फील पेन करते हैं जब कोई आर्मी वाला मरता है, सिविलियन मरता है, मिलिटेंट मरता है, पुलिस वाला मरता है, हम उसके लिए फील पेन करते हैं। मुझे बताइए, क्या ये बात मेरी बात सुनिए, मैं अहम बात बता रहा हूँ, मैं अहम बात बता रहा हूँ, मेरी बात सुनिए। क्या ये बात सही नहीं है कि जब बाढ़ में कश्मीर के लोग डूब रहे होते हैं तो उनको कौन बचाता है? पाकिस्तान की आर्मी बचाती है या इंडियन आर्मी बचाती है? 500 करोड़ की अभी भी आपको शर्म आती है अपने आप को इंडियन कहते हुए? इंडियन आर्मी नहीं अरे जनाब, उन्होंने बिल भेजी उसके लिए 500 करोड़। आप सुनते ही नहीं है।
उन्होंने रेस्क्यू के लिए 500 करोड़ स्टेट गवर्नमेंट को बिल भेजी है। आप क्या बात कर रहे हो? संबूरा में हमारे जवान थे जिन्होंने आर्मी जवानों को निकाला, करानगर में सीआरपीएफ तो मेरा सीधा सवाल आपसे ये था नबी साहब, शहरियों ने उनको निकाला। आप इधर उधर भटकने लगते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे ये था कि आजादी किससे चाहिए आपको? कश्मीरी लोग थे, आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, हमने आजादी किससे चाहिए आपको? हमने सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां से निकाला। हम राजकुमारी का मुतालबा कर रहे हैं। जो वादा प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने हमसे किया है, हम उसी का आपको वास्ता देते हैं। ठीक है, मैं चाह रहा था कि इस पर आप आए, मैं चाह रहा था कि इस पर आप आए, इस पर आप जवाब सुन लीजिए। राकेश कपूर साहब, कांग्रेस के राकेश कपूर साहब, देखिए फिर वही बात आ गई। पंडित नेहरू ने तो राजकुमारी के लिए कहा था, वो करवाया नहीं गया। सुनिएगा जवाब, इन्होंने सुनिएगा नबी साहब, इन्होंने सिखों को तंग किया, क्या इन्होंने दरबार साहब पर हमला नहीं किया? राकेश कपूर साहब की वजह से मुझे इनकी आवाजें नहीं आ रही थी। देखिए अब्बास साहब, मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ, सुनिए, ये जवाहरलाल नेहरू का नाम ले रहे हैं, सारा का सारा रायता उसी समय फैलाया गया। यदि जवाहरलाल नेहरू ने उस समय जब कबायली आके पाकिस्तानी और कबायलियों का आक्रमण हुआ था, उसी समय यदि भारतीय सेना ने पूरे कश्मीर को आजाद करा दिया होता कबायलियों से, और ये जो पीओके है उसको छोड़ना नहीं होता उस समय, और संयुक्त राष्ट्र में ये मुद्दा जवाहरलाल नेहरू ने नहीं भेजा होता, तो ये रायता आज की डेट में जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो उस समय नहीं फैला होता। सारी की सारी समस्या का जड़ वही है। और आज भी के लिए थोड़ा धैर्य, उसी का वादा आप लोग करने वाले लोग हैं। देखिए, एक थोड़ा सा धैर्य रखिए। राकेश कपूर साहब इसका जवाब देना चाह रहे हैं, सुन लीजिए। इस समस्या का नबी साहब ने सवाल उठाया, राकेश कपूर साहब जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। राकेश कपूर साहब, वो इस पूरे रिजीम का नाम लेंगे कि इन्होंने पूरे कश्मीर में अमन चैन फैलाया, और दोबारा कश्मीर जो स्वर्ग था, दोबारा स्वर्ग बनाने के लिए। राकेश कपूर साहब, आप बोलिए, मैं सबकी आवाजें डाउन कर रहा हूं। सरकार मैं सार्थक बैठ चाहता हूं, सबकी आवाजें डाउन कीजिए। राकेश कपूर साहब बोलिए आप। नबी साहब एक जिद पकड़ करके बैठ गए हैं कि पंडित नेहरू ने ये जो लोग हैं, यूएनओ के रिजोल्यूशन की जिद पकड़ कर बैठ गए। नंबर एक, ये रिजोल्यूशन मैंडेटरी नहीं था। नंबर दो, जैसा कि पहले पीडीपी के प्रवक्ता ने बात कही थी कि वहां पाकिस्तान को अपनी तरफ से ये शर्तें, पाकिस्तान पर शर्तें लागू होनी थी। नबी साहब सुन लीजिए, उसे अपनी पूरी फौज हटानी थी। उसके बाद यूएनओ के निर्देशन में ये सारे वहां चुनाव होते। नंबर एक। नंबर दो, एक बात मुझे नबी साहब, नबी हो या कोई और दूसरे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेता हो या कश्मीर के तथाकथित, मैं तथाकथित कहूंगा, अलगाववादी हो, या कोई भी व्यक्ति हो कश्मीर का, जम्मू कश्मीर की सियासत से ताल्लुक रखने वाला, वो मुझे ये बात बताए कि 1972 में जो पाकिस्तान परस्त हम बातें करते हैं, पाकिस्तान भी ये बात कहा करता था 1972 में कि जम्मू कश्मीर में रायशुमारी की जानी चाहिए, प्लेबिसाइट किया जाना चाहिए। 1972 में जब शिमला पैक्ट हुआ जी, इंदिरा गांधी और मरहूम भुट्टो के बीच में, तो ये बात तय हो गई कि ना अब कोई यूएनओ के रिजोल्यूशन का कोई वजूद है, ना उसका कोई जिक्र करेगा। वो बात खत्म हो चुकी, 1972 में वो बात खत्म हो गई थी। ये बात जानबूझ करके, अरे भाई जरा थोड़ा गौर तो कीजिए कि किराए की जमीन पर तामीर किया गया नाजायज मुल्क पाकिस्तान और उसकी नामुराद फौज जब हमारे हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर पर बार बार हमला करती है जी, चाहे वो 1948 हो, 1948 का नौशेरा का शेर जो ब्रिगेडियर साहब थे हमारे जी, ब्रिगेडियर उस्मान, अरे भाई हमने तो ऐसे ऐसे शेर पैदा किए हैं जो आज कश्मीर को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान। वो ब्रिगेडियर उस्मान वो हस्ती थी जिसने मोहम्मद अली जिन्ना की वो पेशकश ठुकरा दी थी कि वो पाकिस्तान की आर्मी के जनरल बन जाए। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के कश्मीरी हो या मुसलमान हो, कुछ लोग बरगला करके उन्हें गलत रास्ते पर नहीं डाल सकते। नबी साहब ये ध्यान रखिए, कश्मीरी मूल रूप से राष्ट्रवादी हैं। 1947 में पूरा हिंदुस्तान जब जल रहा था, क्यों मारा गया? ने कहा था एक किरण दिखाई दे रही है, और वो जम्मू कश्मीर है जहां एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। ये वो जम्मू कश्मीर था जहां 7 अगस्त, हालांकि बाद में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की दूसरी हैसियत हो गई, लेकिन 7 अगस्त आपने उसको भी जेल भर दिया जी।
7 अगस्त आपने शेख उब्ला साहब को भी जेल में भर दिया एज प्राइम मिनिस्टर। एक कांस्टेबल ने प्राइम मिनिस्टर को जेल भर दिया। आप किस चीज की बात करते हो? वो आइन में कहां लिखा था? उस पर कौन सा रेजोल्यूशन पास हुआ था? ठीक है, वो आइन में कहां लिखा था कि आप प्राइम मिनिस्टर को एक कांस्टेबल से गिरफ्तार करेंगे? ज्यादा पढ़ लिया, बहुत कुछ पढ़ने की जरूरत है। हालांकि आप समझ भी रहे हैं, पता नहीं कैसे आपको ये सारी बातें पता नहीं है, या फिर आप लोगों को बताने की कोशिश नहीं करना चाहते। अरे नबी साहब, एक शेर में आपकी अर्ज करता हूं, टाइम खत्म हो रहा है। चल नहीं पाए जो कल वक्त की रफ्तार के साथ, नबी साहब तुम्हारे लिए है ये, चल नहीं पाए जो कल वक्त की रफ्तार के साथ, लग गए वक्त के हाथों वही दीवार के साथ। ये ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर को आप बरगला नहीं सकते, उसकी नई पीढ़ियों को आप गलत रास्ते पर नहीं ले जा सकते। जम्मू कश्मीर के लोग मूल रूप से बुनियादी तौर पे हिंदुस्तान के हिमायती हैं, हिंदुस्तानी हैं। कुछ चंद लोग उन्हें भटकाना चाहते हैं, मगर ये मोहम्मद अली खान साहब, लेकिन आप ये मानते हैं कि हुर्रियत वालों का, अलगाववादियों का बेस कम होता जा रहा है? बेस कम होता जा रहा है जो कुछ भी सरकार की तरफ से किया गया या फिर जो सेना का रुख जो सामने आया, कहीं ना कहीं बेस कम होता जा रहा है इनका। इसलिए भी ये तिलमिलाए हुए हैं, इसलिए अब छोटी छोटी चीजों में पाकिस्तान जीत गया क्रिकेट मैच तो उस पर खुशी मना लो। मैं राकेश कपूर जी को सलाम करता हूं जिन्होंने इतनी अच्छी समरी दी, और मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि इतना पॉजिटिव टोन दिया उन्होंने इस डिबेट को। नबी साहब, मैं आप में बड़ा डिसअपॉइंटेड हूं जब आप बार बार आपकी झूठे इतिहास की कहते हैं, ये जो फैक्टॉइड्स आप पेश करते हैं, एक्सपोज हो रहे थे, आप कूद के दूसरे उस पर जा रहे थे। आपसे सवाल पूछा जा रहा था, आप किसी और पे पलट देते, भैया तू जवाब दे इस बात का। नबी साहब, भाजपा से तो हमारी उम्मीद है, क्योंकि वो सरकार में है, कि कुछ ना कुछ कदम उठाएंगे। हम उनके साथ खड़े हैं, हालांकि वो मानते नहीं है, हम उनके साथ खड़े इस कोशिश में कि रीजन में पीस आए। मगर आप बहाने मत बनाइए। समीर अब्बास साहब ने शुरुआत में आपसे डिबेट में पूछा था, किस देश का पासपोर्ट रखते हैं आप हिंदुस्तान का पासपोर्ट रखते हैं, वो जिम्मेदारियां लाता है। आप ये प्लीज इस बात से भरोसा कीजिए कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरे देश को आप पे गर्व है। अब्बास साहब ने आपको मिसालें दी, उन बच्चों की जो इम्तिहान में टॉप करते हैं, वो अपने देश में हिस्सा नहीं मानते, क्यों पढ़ते हैं? उन 19,000 बच्चों के बारे में बताइए जो आपकी बरगलाने में नहीं आए, मगर वो आके आर्मी में उन्होंने हिस्सा बनने के लिए एप्लीकेशनें भरी, उनके बारे में क्या? तो मैं जाते आते बस यही कहूंगा अब्बास साहब, कश्मीर की हकीकत कुछ और है। मुझे लगता है राकेश जी ने बिल्कुल सही, आप तो हमारे रिसोर्सेज लूट रहे हैं, उसका क्या है? नबी साहब को ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देने से मना करना है, और ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट मत दिया कीजिए नबी साहब। ऐसे बड़े चैनलों पे आके ऐसे गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट ना आपके लोगों को फायदा नहीं करते, और जिस सोच के आप प्रपोज कर रहे हैं उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला है, सिर्फ नुकसान होने वाला है। ठीक है, ठीक है। अमिताभ सिन्हा साहब, संघ का यह सुझाव है, संघ की तरफ से यह सुझाव आया कि ऐसे लोग जो कि हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं, उनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है समीर अब्बास साहब कि ये संघ का जो भी आपने नाम लेके जो भी कहा, उसके बारे में बहुत कोई विशेष चर्चा का भी यहाँ पर माहौल नहीं है। यहाँ माहौल सिर्फ ये है कि यदि पाकिस्तान के बारे में उसकी जीत पर, जो वो जीत भी जो इंग्लैंड के खिलाफ हुई, उस पर यदि वहाँ पर कुछ लोगों ने कश्मीर में, या सभी लोगों ने कश्मीर में यदि इसमें खुशी मनाई, बात यहाँ से शुरू हुई थी। और लेकिन मैंने उसमें यह कहा जरूर कि यदि उसमें खुशी मनाने का तरीका AK-47 की गोलियां चला के और पाकिस्तान का झंडा फहरा के और पाकिस्तान जिंदाबाद भारत मुर्दाबाद करने की, उन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार होना चाहिए। देखिए, यहाँ पर कश्मीर का यह मुद्दा 1947 और 48 से जब जवाहरलाल नेहरू ने वहां उसको भेज दिया था। मैं आपको बता दूं, यह पुराना मुद्दा है, नहीं, पुरानी बात है ये गहरा घाव है। इसको निपटाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि पूरा कश्मीर आज इन अलगाववादियों के साथ नहीं है, वरना PDP भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार नहीं बनती। और लगातार अलगाववादियों और आतंकवादियों के बायकाट के बावजूद वहां पर इलेक्शन बिजी हैं और इलेक्शंस में सरकारें बनती हैं। ये तो पाकिस्तान के टुकड़ों पे पलने वाले पिट्ठू हैं, और इन पिट्ठुओं का अब दिन खत्म हो रहा है। उनके बारे में सारी जानकारी अब इंटेलिजेंस के पास आ चुकी हैं, उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसता जा रहा है। और ये जो सारी के जो गतिविधियां उनकी है, वो डेस्परेशन में है। वो लोग एक तरह से एक बुझते हुए दिए के अंतिम लौ की तरह भबका रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये आने वाले साल भर के अंदर में कश्मीर की समस्या, जैसे पंजाब एक समय पूरे आतंकवाद की आग में झुलस रहा था, आज पंजाब कितने अमन चैन से अपनी विकास की जिंदगी जी रहा है।
वही कश्मीर का हालत होगा। कश्मीर जैसे उसके बारे वहां पर भी लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि जिन्हें गद्दारों की श्रेणी में रखा जा सकता है। कश्मीर दोबारा स्वर्ग बनेगा, कश्मीर दोबारा स्वर्ग बनेगा और ये पाकिस्तानी मंसूबों के जरिए यदि कश्मीर में आती है पंजाब की विधानसभा में तो अकाली दल वाले बाइकआउट कर देते हैं उसका। तो उस ओर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, कुछ सलाह कुछ सुझाव उनको भी देना पड़ेगा जो कि आपके सहयोगी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा। कोशिश हमारी यही थी कि कश्मीर की आवाम तो ये डिबेट सुने ही, साथ साथ इमानुल नबी साहब और उनकी जैसे सोच वाले तमाम अलगाववादी जो हैं वो भी इस डिबेट को सुने और समझें और ये मानने की कोशिश करें कि बिना हिंदुस्तान के उनका कुछ नहीं होने वाला, पाकिस्तान जाकर कुछ नहीं मिलने वाला। ये बात अगर समझ में आ जाए तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसकी उम्मीद, इसी उम्मीद के साथ मैं इस डिबेट को खत्म कर रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। शुक्रिया, शब बखैर।